स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स सुना आपने, दोनों के बारे में होगा सुना है। जो एटम्स होते हैं हिंदी में जिसे कहते हैं परमाणु, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हिंदी में कहते हैं अणु। कहाँ पर सुना है आपने एटम वर्ड? जो एटम वर्ड है कई बार सुना होगा, है ना। एटम बॉम्ब भी सुना होगा, लेकिन उसके अलावा भी आपने अगर केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो तो एटम आपने हाइड्रोजन का एटम, हीलियम, लिथियम, ये सारे एटम्स आपने सुने होंगे, सुने हैं। और मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर का मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, है ना, तो ये भी आपने सुना होगा। लेकिन आपने इससे पहले इसके बारे में क्या आपको डिटेल में कभी बताया गया? इसकी डेफिनेशन आपको पता है कि एटम क्या होते हैं? आपने जो इससे पहले 2 लेसन पढ़े हैं वो आपने किसके बारे में पढ़े? मैटर के बारे में पढ़े हैं ना, मैटर के बारे में। तो मैटर के बारे में आपने पढ़ा था कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास एंड वॉल्यूम। ये आपने पढ़ा है। यानी कि इस डेफिनेशन के हिसाब से तो मतलब इस अर्थ पे, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, दिस ऑल आर मैटर्स इंक्लूडिंग अस। हम भी मैटर है, ठीक है। तो मैटर तो है, लेकिन इस मैटर के बारे में बहुत पहले भी लोगों को पता था, है ना। इसे हिंदी में कहेंगे पदार्थ। हिंदी में मैटर के लिए जो शब्द हिंदी में था वो पदार्थ शब्द था, और बहुत ज्यादा मतलब हम बहुत पहले भी लोगों को पदार्थ के बारे में पता था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी सकल पदार्थ यानी पदार्थ कि दुनिया में सारे पदार्थ हैं, है ना। तो यानी पदार्थ के बारे में पता था। आप जो ये एटम्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये आप ये समझ लो कि एटम की जो आपको एक कहानी पता होनी चाहिए कि एटम वर्ड आया कहाँ से, है ना। तो मैटर के बारे में आपने पहले के लेसन में पढ़ा है, लेकिन अब एटम के बारे में हम जान रहे हैं कि एटम वर्ड कहाँ से आया। तो इतना तो आपको पता है कि इंसान जो होता है ना, उसकी भी एक क्या होती है, जानने की इच्छा होती है। एक जो है वो जिज्ञासु हमारी प्रवृत्ति होती है प्रत्येक चीज जानने की कि ये कैसे आया, ये कैसे बना, है ना। अगर इसी प्रकार का इंसान का नेचर ना होता तो क्या होता? ये अर्थ इतनी आज टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप ना हुई होती, है ना। तो जो आदि मानव था, अगर आप वहां पढ़ो, है ना, तो वहां से उन्होंने कंदराओं से, जंगलों से, उसने आज तक का जो इवोल्यूशन हुआ है वो क्या है? इंसान का जो दिमाग था ना कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कहाँ से आया, तो इसी चीज ने क्या किया, उसे सारे एनिमल्स से ऊपर बनाया, है ना। तो ये पदार्थ के बारे में हम बात करें, पदार्थ के बारे में बहुत पहले सबको पता था। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से भी पहले, यानी कि 500 BC, ईसा मसीह के जन्म से भी 500 साल पहले हमारे देश में एक क्या हुए थे? फिलोसफर, एक दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था? महर्षि कणाद नाम था उनका। तो महर्षि कणाद ने कहा कि जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, जिसे हम हिंदी में पदार्थ कह रहे हैं, तो जो पदार्थ होता है अगर हम उसे तोड़ें, टूटेगा ना। कोई पत्थर है, आप उसे तोड़ो, 2 टुकड़े करो, फिर उसके 4 टुकड़े करो, फिर उसके 8 टुकड़े करो, उसे लगातार तोड़ते रहो, ठीक है। उसे लगातार आप तोड़ रहे हैं, क्या होगा? एक ऐसी स्टेज, उन्होंने कहा कि एक स्टेज ऐसी आएगी फिर कि आप उस पत्थर को और नहीं तोड़ पाओगे, ठीक है। मतलब ऐसी एक स्टेज आएगी कि हम उसको और छोटा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने उसे ही एक नाम दिया, परमाणु नाम। क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। उन्होंने कहा जहां से हम उसको, उस मैटर को, उस पदार्थ को और छोटे भागों में नहीं बांट सकते हैं, उसे उन्होंने परमाणु कहा, ठीक है।
अब परमाणु, हिंदी में एटम को परमाणु ही कहते हैं। अब उन्हीं के समकक्षी लगभग 400 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व उन्हीं के ग्रीक फिलोसफर हुए जिनका नाम था डेमोक्रिटस। क्या नाम था? डेमोक्रिटस नाम था। तो डेमोक्रिटस ने भी लगभग इसी प्रकार का एक अपना एनालिसिस दिया। उन्होंने भी इसी प्रकार की एक बात कही कि अगर हम जो है वो किसी भी मैटर को तोड़ते रहेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि आप उसको उससे ज़्यादा छोटा नहीं तोड़ पाओगे। उसी को उन्होंने भी एटम नाम दिया। ठीक है, तो उन्होंने ही कहा कि वो क्या है, फिर एटम है, परमाणु है वो, एटम नाम उन्होंने दिया। ठीक है, तो ये बात हो गई। एटम कहाँ से आया, एटम नाम कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। अब ये तो हो गई हाइपोथेसिस की बात, है ना भाई। जैसे एरिस्टोटल ने बहुत सारी हाइपोथेसिस दी, और पुराने जो जितने भी फिलोसफर हुए हैं, चाहे सोक्रेटिस हुए, चाहे एरिस्टोटल हुए, है ना, तो इन्होंने क्या किया, उनके पास कोई ऐसी बड़ी मशीन्स तो थी नहीं कि जिससे वो पता लगाते, लेकिन उनका जो दिमाग था वो जिज्ञासु नेचर के थे वो, है ना, साइंस के बारे में उन्हें रुचि थी। तो इस तरह से उन्होंने भाई शुरुआत करी। तो वहां से लोगों के दिमाग में आया कि हाँ, मैटर जो पदार्थ हम जिसे कह रहे हैं उसके छोटे छोटे भी तो हो सकता है, मतलब क्या चीज होगी जो सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उसे क्या कहते होंगे। तो नाम परमाणु नाम दिया था महर्षि कणाद ने, और एटम नाम दिया था डेमोक्रिटस ने। ठीक है, अब उसके बाद हम मॉडर्न साइंस की बात करें। ठीक है, जो एटम की बात करें हम मॉडर्न साइंस में, एटम की क्या डेफिनेशन होती है। तो आपने देखा होगा कि एक मकान बन रखा है। ठीक है, अब एक छोटा एक कमरे का मकान है, चाहे वो 4 कमरों का मकान है, चाहे वो 1 मंजिल का मकान है, चाहे वो 10 मंजिल का मकान है, चाहे वो 50 मंजिल का मकान है, उसको बनाने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, स्मॉल जो यूनिट होती है वो क्या होगी, एक ब्रिक है ना, एक ईंट है। एक ईंट बहुत सारी ईंटों को जोड़ जोड़ करके आप न जाने कितनी बड़ी बहुमंजिला इमारत बना सकते हो। तो बस वही चीज है। तो एटम क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। ठीक, एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। समझ में आया? आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, यानी कि एटम्स से ही मॉलिक्यूल्स बने और मॉलिक्यूल से मैटर बनता है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एटम क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि हम सब मैटर से बने हुए, हम सब मैटर हैं, है ना, और मैं कह रही हूं कि सारे मैटर एटम से बने हुए हैं। ऑल मैटर जो होते हैं, जितने भी मैटर हैं वो मेड अप ऑफ एटम्स। ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स। आप कहोगे कि मैम आप कह रहे हो कि सब कुछ एटम से बना हुआ है, पर हमें तो कोई एटम नजर नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ कि ये जो बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये एटम से बना हुआ है। मैंने मैटर पहले ही बता दिया, ये मैटर है। अब मैं कह रही हूँ इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। आप कहोगे हमें एटम तो दिखाई नहीं दे रहे, तो बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत 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 छोटे, आपकी सोच से बहुत गुना छोटे जो होते हैं एटम होते हैं। तो कैसे देखोगे उन्हें? हम अपनी नेकेड आईज से उनको नहीं देख सकते, तो हम कैसे उन्हें देखेंगे? जिसने उन्हें देखा उसने कैसे उन्हें देखा? तो उसने देखा उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। किस चीज से देखा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। ठीक है, एटम्स जो होते हैं आप लगा लो कि उसका जो रेडियस होता है 1/10 नैनोमीटर, 1/10 नैनोमीटर के लगभग मान लो आप। से हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है 1/10। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगी मेरा एक बाल है, आप अपना एक बाल ले लो। ठीक है, हमारा बाल कितना पतला होता है? बहुत पतला है ना, हमारा जो बाल है कितना पतला है? बहुत पतला है। तो हमारा जो बाल है उसका भी 1,00,000 गुना छोटा, 1,00,000 गुना पतला जो होगा वो है एटम। इतना पतला तो हमारा बाल है, तो उससे 1,00,000 गुना पतला जो है एटम है।
समझ गए? तो आप समझ सकते हो कि एटम कितना छोटा होता है, इसीलिए हमको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, एटम्स से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो भी हमें नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, वो भी बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए आप क्या करोगे, पानी में आप मॉलिक्यूल्स तो नहीं देख पाओगे, किसी भी चीज में देख पाते हो आप? आपको पता है ना कि पानी जो है वो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन क्या आपको पानी में नजर आते हैं उसके मॉलिक्यूल्स? नहीं नजर आते हैं, है ना? तो बहुत 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 छोटे होते हैं। डाल्टन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए एक सिंबल प्रपोज किया था, सिंबल बनाए थे उन्होंने, जितने भी एलिमेंट्स की उस समय तक खोज हुई थी। ठीक है, डाल्टन जो थे उन्होंने सबसे पहले सिंबल देने दिया था, मतलब किसी भी एलिमेंट्स को सिंबल दिए थे। अब कैसे सिंबल थे, जैसे हाइड्रोजन के लिए इस प्रकार का, है ना? ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसे सिंबल बनाए थे, है ना? किसी के लिए उन्होंने ऐसा बना दिया, किसी के लिए उन्होंने ऐसा बना दिया, तो ऐसे अलग अलग टाइप के उन्होंने सिंबल बनाए। अब आप सोचो ये अगर ऐसा ही होता तो याद करने में कितनी दिक्कत हो जाती। आज आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में जब आप आगे पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल में जो है वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रत्येक के लिए क्या है, एक सिंबल है उनके, है ना? लेकिन वो सिंबल इस टाइप के सिंबल नहीं है। अगर ऐसे सिंबल होते तो याद करने में आपको बहुत दिक्कत होती, है ना? तो डाल्टन ने शुरू में इस तरह से कुछ एलिमेंट्स को ऐसे नाम दिए, ऐसे सिंबल दिए। लेकिन बर्जीलियस ने कहा, बर्जीलियस भी एक साइंटिस्ट थे, तो बर्जीलियस ने कहा कि इस प्रकार के सिंबल बनाने से बेटर है कि हम इनको कुछ ऐसे मतलब नाम, जैसे उनके नाम है तो उन्हीं नामों में से पहला या दूसरा अक्षर ऐसे मिला करके एक ऐसा सिंबल दे देते हैं। जैसे ये Al है, एल्यूमिनियम का सिंबल, है ना? तो उन्होंने कहा कि हम उनके नाम से ही कुछ लेटर लेकर के उन्हीं को हम सिंबल बना देते हैं। तो बर्जीलियस की बात को माना गया। ठीक है, और उस समय तक किस तरह से नाम रखे जाते थे, जैसे कोई कहीं से मतलब मिल गया, माना किसी भी एलिमेंट की जहां से खोज हुई, या तो उस जगह के नाम पे उनका नाम रख दिया जाता था, या अगर किसी साइंटिस्ट ने उसकी खोज करी तो उस साइंटिस्ट के नाम से भी उसका नाम रख दिया जाता था। ठीक है, कभी कभी क्या है कि कुछ कुछ एलिमेंट्स के नाम आप देखते हैं कि ग्रीक, क्योंकि उस समय तक जो है वो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो ग्रीक और लैटिन और ऐसी भाषाओं में है। ठीक है, इंग्लिश नेम भी बहुत है, लेकिन इस प्रकार के नाम हैं। अब इनके जो सिंबल किस प्रकार से रखे गए, तो जिनका जैसा नाम था, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में जैसे हाइड्रोजन, तो इसका H ले लिया सिंबल के लिए। ऐसे ही हीलियम, उसके दो नाम आगे के दो लेटर ले ली, He हीलियम, लिथियम Li, है ना? बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, है ना? इस तरह से नाम ले लिए, ऑक्सीजन O, ठीक है, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, है। अब सोडियम, अब सोडियम है कैसे, तो सोडियम को तो क्या होती है सोडियम की स्पेलिंग ये है, लेकिन सोडियम का जो सिंबल है वो है Na है। तो वो इसलिए है क्योंकि इसका जो नेम है ये नेट्रियम वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, तो नेट्रियम का आगे का Na ले लिया। तो जैसे आयरन है, आयरन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Fe। ठीक है, लेकिन आयरन को इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, इसका सिंबल ऐसा कैसे ले लिया, तो आयरन Fe जो है वो एक लैटिन नेम है। ठीक है, फेरम शब्द से बना हुआ है, फेरम का मतलब लैटिन भाषा में आयरन होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी कई नाम ले लिए गए, जैसे नेट्रियम, सोडियम का सिंबल है नेट्रियम, और ऐसे ही पोटेशियम का कैलियम, कैलियम से लिया गया है। तो इस प्रकार से भी नाम रखे गए, जैसे गोल्ड, कुछ के कलर के हिसाब से नाम रखे गए। ठीक है, तो जैसे गोल्ड का वैसे तो G होना चाहिए, है ना?
गोल्ड का जी होना चाहिए, लेकिन गोल्ड क्योंकि येलो कलर का होता है तो इसके कलर के हिसाब से इसका नाम रखा गया। तो इंग्लिश में ऑरम, ऑरम वर्ड से ही गोल्ड का सिंबल रखा गया। ऑरम, ऑरम का एयू ले लिया गोल्ड के लिए, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको कि इस हिसाब से लिया गया है। जैसे कॉपर है, तो कॉपर जो है Cu है, तो ये साइप्रस से मिला था इसलिए इसका सिंबल Cu रख दिया, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया कि ये किस प्रकार से रखे हैं। कोई इसकी मतलब शुरुआत में ऐसे ही रख दिए गए और बाद में जो है अब कैसे नाम रखे जाते हैं। तो अब नाम IUPAC, IUPAC एक संस्था है उसके द्वारा रखे जाते हैं। IUPAC, IUPAC इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके हिसाब से अब नाम रखे जाते हैं, ठीक है। तो कैसे रखे जाते हैं, या तो किसी भी इंग्लिश जो नेम होते हैं, मेनली अब इंग्लिश नाम ही माने जाते हैं क्योंकि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा है, तो इंग्लिश के ही नाम इनके लिए रखे जाते हैं। और इंग्लिश नाम में क्या होता है कि जो पहला लेटर या पहला या दूसरा, और जरूरी नहीं है पहला या दूसरा। जैसे क्लोरीन को कैसे लिखते हैं, क्लोरीन का जो सिंबल है वो है Cl, लेकिन क्लोरीन की स्पेलिंग होती है ये, ठीक है। आप कहोगे कि Cl किस तरह से लिया, तो C यहाँ से ले लिया, L यहाँ से ले लिया, यानी कि जो दो लेटर हैं वो कहीं से भी ले सकते हैं। एक तो पहला होना चाहिए और एक बीच से कहीं से भी ले सकते हैं, है ना। इस तरह से जैसे और भी बहुत सारे हैं। अब इनमें एक रूल और है कि जो पहला लेटर होगा, यानी जो C होगा वो कैपिटल लेटर होगा, जो L होगा वो स्मॉल होगा। तो इस प्रकार से इनके सिंबल रखे जाते हैं। अब बहुत सारे जो एलिमेंट्स हो गए, इतने सारे एलिमेंट्स को किस प्रकार से अरेंज किया जाए, है ना भाई। अगर एक जगह पर बहुत सारी बुक्स होंगी और उन्हें ढेर लगा दिया जाए तो आप उनमें से कुछ ढूंढ सकते हो। आप माना कोई लाइब्रेरी है, वहां पर किताबें यूं ही ढेर लगा के फेंक दी तो कितनी दिक्कत हो जाएगी, होगी ना। तो लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि हर किताब को उनके सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग लगाया जाता है ना। इसी तरह से इतने सारे एलिमेंट्स को एक अरेंजमेंट किया गया इनका। तो सबसे पहले जो ये काम किया था वो मेंडलीफ ने किया था, ठीक है। मेंडलीफ एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इनको अरेंज किया था और उसे कहा था मेंडलीफ की आवर्त सारणी या मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। उन्होंने इसे पीरियोडिक टेबल नाम दिया था। इसे आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, आगे पढ़ोगे इसके बारे में। यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस कुछ एक आध कुछ के सिंबल मैं आपको बता देती हूँ, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल आपको बता देते हैं, लेकिन वो आपको धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, आपको खुद ही याद हो जाएंगे। इनमें से कईयों के आपको याद भी होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। इस तरह से इनके ये सिंबल है। तो आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में भी बहुत सारे सिंबल दे रखे हैं। आप ये ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, इस टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि भाई हम इतने सारे अब याद कैसे करें। ये आपको धीरे धीरे खुद ही याद हो जाए। इनको याद करने में कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये मॉडर्न मेंडलीफ के बाद जो है वो जो नई पीरियोडिक टेबल बनी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो उसमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज है सारे के सारे एलिमेंट्स। इनमें से कुछ तो क्या है कि नेचर में खुद ही नेचर में पाए जाते हैं,
उनको ढूंढा गया है, प्रकृति में ऑलरेडी मौजूद थे, उनको ढूंढा। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको कि बनाया गया, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया उनको, ठीक है। इनमें बहुत सारे आप आगे पढ़ोगे, वो यहाँ पर आपको बस खाली एक जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो आज हमने एटम का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा और आपने जाना कि एटम क्या होते हैं। अभी आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम एटॉमिक मास के बारे में आपको बताएंगे, एटॉमिक जो नंबर है उसके बारे में आपको बताऊंगी और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू।